और इसी कड़ी में ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा। एंड इसमें हमने कवर कर रखा है 2011 के प्रीलिम्स के पेपर को। और अगर आप शुरू से लास्ट तक ये जो सीरीज है उसको देखेंगे तो आपको एक एग्जॉस्टिव, एक कंप्लीट कवरेज मिलेगी फ्रॉम 2011 to 2020, and we will cover 2021 also in later periods. After this, we will going to start with a new subject, probably polity. So let's start this lecture and share this maximum to your friends. Question number 1 is from 2021 prelims paper, and the question is in the context of ecosystem, right? Ecosystem प्रोडक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में मरीन अपवेलिंग जोन्स आर इंपॉर्टेंट एज दे इंक्रीज द मरीन प्रोडक्टिविटी बाय ब्रिंगिंग द, तुम्हें पता है व्हाट इज मरीन अपवेलिंग जोन्स, राइट? तो ये बोल रहा है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी मरीन अपवेलिंग जोन्स आर इंपॉर्टेंट एज दे इंक्रीज द मरीन प्रोडक्टिविटी बाय ब्रिंगिंग द। ये बोल रहा है ऐसा क्या लाते हैं मरीन अपवेलिंग जोन्स जो कि इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ओके, फर्स्ट इज डीकंपोजर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू द सरफेस, second is nutrients to the surface, and third is bottom dwelling organism to the surface. बेसिक कॉन्सेप्ट है मरीन अपवेलिंग जोन्स का, अगर आपने मेरे पेड लेक्चर्स देखे होंगे और वेदर अपने सोर्स को रेफर करा होगा अच्छे से, कि जो मरीन अपवेलिंग जोन्स होते हैं ये क्या करते हैं कि जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर होता है, न्यूट्रिएंट रिच वाटर होता है, इसको सरफेस पे लेके आते हैं, राइट? और वाटर का जो ये ओशन की लेयर होती है, जो अगर ये कोई ओशन है तो इसके जो टॉप लेयर होती है वो वार्म होती है, जस्ट बिकॉज कि ये जो सनलाइट है ये यहां तक ही आती है, नीचे की लेयर क्या होती है, कोल्ड होती है। तो सपोज यहां का टेम्परेचर अगर T1 है और यहां का टेम्परेचर अगर T2 है एंड T1 इज ग्रेटर देन T2, तो क्या होगा, यहां पे एक कन्वेक्टिव करंट पैदा होगी, ये कोल्ड ऊपर की तरफ जाएगा, वार्म नीचे की तरफ जाएगी। ओके, इसी की वजह से अपवेलिंग, ये जो कोल्ड ओशन करंट एंड वार्म ओशन करंट होती है इनको ड्राइव करती है, कोरियोलिस फोर्स भी इसको ड्राइव करता है। अगर आप ओशन करंट वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे तो ये जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर होता है नीचे का, ये ऊपर की तरफ आता है और इसी को हम लोग अपवेलिंग बोलते हैं, और जिस एरिया में आता है उसको अपवेलिंग जोन्स बोलते हैं। अब ये जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर है ये जब सरफेस पे आता है तो अपने साथ बहुत सारा फाइटोप्लैंक्टॉन्स ग्रो कराता है। यहाँ पे इस एरिया में जब ये आ गया, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो गया, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स की वजह से यहाँ पे क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स हो जाते हैं, और इन फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खाने कौन आती है, तो बहुत सारी फिशेस आती हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या बढ़ गया, एक तो न्यूट्रिएंट रिच वाटर आया, उसकी वजह से फाइटोप्लैंक्टॉन्स ग्रो करे, फिर उनको खाने छोटे छोटे फिशेस आई, फिर उनको खाने बड़ी कार्निवोरस लार्ज फिशेस आए, तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो हुई वो बढ़ गई। अब जब बायोडाइवर्सिटी बढ़ गई उस मरीन एरिया की, उस मरीन जोन की, तो वहां की इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ओके, तो क्या रिस्पॉन्सिबल हुआ, नीचे का न्यूट्रिएंट रिच वाटर, यानी सेकंड तो होगा न्यूट्रिएंट्स टू द सरफेस। ओके, अब देखो सेकंड कहां नहीं है, यहां नहीं है, इसको काट दो। अब इस प्रोसेस का, इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का, डिकंपोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस पे आने से कोई लेना देना नहीं है, तो फर्स्ट रॉन्ग है। फर्स्ट अगर तुमने एलिमिनेट किया तो ना सेकंड ओनली इज राइट आंसर। बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म का भी इसमें कोई रोल नहीं होता। ओके, तो सेकंड ओनली इज राइट आंसर, केवल 2। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन द अंटार्कटिक रीजन दैट हैज बीन ए कॉज ऑफ कंसर्न, What could be the reason for formation of this hole? ये बोल रहा है कि ये जो अंटार्कटिक रीजन है, अगर ये अर्थ है तो यहां वाला जो साउथ पोल हो गया और यहां पे नॉर्थ पोल हो गया, तो ये जो रीजन है यहाँ पे एक यहाँ एटमॉस्फेयर में एक होल बना, ओजोन होल जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट? और ये ओजोन, सबसे पहले ओजोन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, O3 से। ज्यादा कहां पाया जाता है ओजोन, तो अगर अर्थ का ये एटमॉस्फेयर हम मान लें तो ये क्या हो गया, ये ट्रोपोस्फीयर, ये क्या हुआ, स्ट्रेटोस्फीयर, ये क्या होगा, मीजोस्फीयर, राइट? ये क्या हो गया, एक्सोस्फीयर। ओके, अब देखो अगर एल्टीट्यूड और टेम्परेचर का फंक्शन देखोगे, तो एल्टीट्यूड और टेम्परेचर का फंक्शन देखोगे, तो अगर ये तुम्हारी टेम्परेचर की लाइन है और ये तुम्हारा एल्टीट्यूड है, ये तुम्हारा एल्टीट्यूड है और ये तुम्हारी टेम्परेचर की लाइन है, तो ट्रोपोस्फीयर में ये जो ट्रोपोस्फीयर है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट? वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। स्ट्रेटोस्फीयर में, ये जो तुम्हारा स्ट्रेटोस्फीयर है, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे O3 है, ओजोन है, और ओजोन क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज को, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। उस एब्जॉर्प्शन की वजह से स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगेन मीजो में क्या करता है, डिक्रीज करता है, और ये जो डिक्रीज है
ये सबसे ज्यादा डिक्रीज होता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो पॉइंट है, अगर तुम इसको T3 मानो तो ये सबसे कूलेस्ट बोल सकते हो अपने एटमॉस्फेयर का पॉइंट कहां मिलता है, तो ये मीसोस्फीयर में मिलता है। ओके, और यहां से फिर एक्सपोनेंशियल राइज हो जाता है। तो ये बेसिक चीजें। अब ये ओजोन के बारे में तुम्हें बेसिक चीजें पता चल गई, कहां मिलता है ओजोन। तो 90% ऑफ ओजोन इज इन स्ट्रेटोस्फीयर। ओके, 90% ऑफ ओजोन। कुछ ओजोन जो होता है वो ट्रोपोस्फीयर में भी होता है, अपर ट्रोपोस्फीयर में, उसको हम बैड ओजोन बोलते हैं। राइट, यहां तक क्लियर है। अब ये ओजोन में अगर होल हो जाए, ओजोन अगर डिप्लीट कर जाए या उसकी लेयर थिन हो जाए, तो उसको हम लोग बेसिकली एक टर्म दे देते हैं, ओजोन होल का नाम दे देते हैं। अब अगर ओजोन में होल हो जाए तो क्या होगा, जो हार्मफुल यूवी रेज है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएंगे। ओके, तो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम्स होंगी, लाइक स्किन कैंसर्स बढ़ जाते हैं, वो हार्मफुल होते हैं, बहुत सारे डिसीज लेके आती हैं, फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करेंगे एंड टेम्परेचर भी बढ़ा देंगे अर्थ का। तो उससे हमें ओजोन क्या कर देता है, प्रोटेक्शन देता है, एक शील्ड की तरह काम करता है उन रेज से। अब देखो ओजोन में होल होता क्यों है, तो ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है, यहां पे कुछ स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं। ओके, जो ये जो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उसको एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं। किसको, ये जो CFCs होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती हैं, राइट, ये जाती हैं उन क्लाउड्स और रिएक्ट करती हैं। इनमें से क्या निकलता है, क्लोरीन का फ्री रेडिकल निकलता है, क्लोरीन का फ्री रेडिकल निकलता है, और यही क्या करता है, ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, ओजोन ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, O2 प्लस O में इसको ब्रेक कर देता है। पूरा रिएक्शन में लिख रहा हूं, ये जो Cl का फ्री रेडिकल है ये ओजोन के साथ रिएक्ट करके O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है, ऑक्सीजन का सिंगल मॉलिक्यूल बनाता है। ओके, अब ये क्या कर रहा है, ओजोन को डिप्लीट कर रहा है। क्लियर दिख रहा है तुम्हें। इस प्रोसेस को हेल्प कौन करता है, तो ये जो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं इस प्रोसेस को इंटेंसिफाई कर देते हैं। अब इसको पढ़ो कि क्यों हो रहा है, हमें बताना क्या है, अंटार्कटिक में ओजोन होल का कंसर्न क्या है। एज, प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट ट्रोपोस्फेरिक टर्बुलेंस एंड इनफ्लो ऑफ CFC, नहीं अभी देखा आपने। B is presence of prominent polar front and stratospheric clouds and inflow of CFCs. CFCs का इनफ्लो होगा, CFCs का इनफ्लो बढ़ेगा तो क्या बढ़ेंगे, फ्री रेडिकल्स बढ़ेंगे, क्लोरीन्स के, फ्लोरीन्स के, राइट। अब जब ये फ्री रेडिकल बढ़ेंगे, क्यों बढ़ रहे हैं, इनफ्लो ऑफ फ्लोरोकार्बन्स, ये तो मिल रहा है। स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स दिख गए, इसको क्या प्रोवाइड करेंगे, एक सरफेस प्रोवाइड करेंगे, रिएक्शन क्या होगी, और फास्ट होगी। बी इज राइट आंसर। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल कॉमन सेंस और बेसिक अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट इज टू इंपॉर्टेंट रिवर्स, one with its source in Jharkhand and known by a different name in Odisha, and another with its source in Odisha, merge at a place only a short distance from the coast of Bay of Bengal before flowing into the sea. This is an important site of wildlife and biodiversity and a protected area. Which of the following could be this? बोल रहा है दो महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक स्रोत झारखंड में, एक का स्रोत, और दूसरा जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती हैं जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से स्थल कौन सा है? देखो सिंपल पूछ रहा है, अगर ये तुम्हारा इंडिया का मैप हो गया, यहाँ पे कहीं झारखंड है, एक नदी यहाँ से आती है, ये उड़ीसा से, ये मान लो रिवर ए आ रही है, रिवर बी आ रही है। ओके, तो इनका यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस हुआ, एक डेल्टा बना और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, ये बोल रहा है कि ये जो एरिया है, इस एरिया को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्टेड एरिया की तरह जाना जाता है, और इस एरिया का नाम पूछ रहा है। अगर तुम्हें लोकेशंस पता हो और रिवर के नाम पता हो कि कहां पे उनका कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, तुम इजीली इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो बेसिकली ये जो झारखंड से आ रही है, ये बैतरनी रिवर है, और ये जो बी वाली है ये बैतरनी है, और ये जो बी वाली है ये ब्राह्मणी है, ये ब्राह्मणी है। इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस कहां पे होता है? तो भितरकर्णिका के पास होता है। ये जो भितरकर्णिका है उड़ीसा में, उसके पास होता है, कोस्टल एरिया है, एक डेल्टा बनता है ना, और ये एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी साइट है। तो बेसिकली ए इज राइट आंसर, भितरकर्णिका इज राइट आंसर। क्वेश्चन 2011 में पूछा गया प्रीलिम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, three of the following criteria have contributed to the recognition of Western Ghats, Sri Lanka and Indo-Burma regions as hotspot of biodiversity। ये बोल रहा कि वेस्टर्न घाट, श्रीलंका और इंडो बर्मा को हॉटस्पॉट रिकॉग्नाइज किया गया है
बायोडाइवर्सिटी का, उसमें 3 मेजर क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, ठीक, और नाम ये दिए गए: स्पीसीज रिचनेस, वेजिटेशन डेंसिटी, एंडेमिज्म, इथनोबोटैनिकल इंपॉर्टेंस, थ्रेट परसेप्शन, एंड 6 इज एडेप्टेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना टू वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कितने क्राइटेरिया बताने, 3। तुम्हें पता हो कि हॉटस्पॉट रिकॉग्निशन के लिए, हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने के लिए जो 3 मेजर क्राइटेरिया हैं, एक तो है स्पीसीज रिचनेस, ओके, सेकंड इज एंडेमिज्म, एंड थर्ड इज थ्रेट परसेप्शन, राइट? स्पीसीज रिचनेस, एंडेमिज्म एंड थ्रेट परसेप्शन। अब देखो, ये इथनोबोटैनिकल इंपॉर्टेंस को आप इजीली कैंसल आउट कर सकते हो। फोर्थ को एलिमिनेट करो, फोर्थ एलिमिनेट कर दिए तो तुम्हारे पास क्या बच गया? फर्स्ट एंड थर्ड, इनमें पहला वाला दोनों में है, राइट? अब सी एंडेमिज्म कहां है? एंडेमिज्म जो है वो थर्ड में है, इसको भी एलिमिनेट किया। फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिमालयन रेंज इज वेरी रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी। बोल रहा है हिमालय की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी में मतलब पाई जाती है वहां पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस फिनोमेना? ये बोल रहा है इसके लिए सब कौन सा ज्यादा जिम्मेदार फिनोमेना? इट हैज अ हाई रेनफॉल दैट सपोर्ट लग्जरिएंट वेजिटेटिव ग्रोथ। बोल रहा है यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है इस वजह से। बी इट इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन्स। सी इज एक्सोटिक एंड इन्वेजिव स्पीसीज हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन। एंड डी इज इट हैज लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस। तुम्हें पता है कि हिमालय का जो हिली एरिया है, लाइक मसूरी, मनाली, ये सारा हिमालय में पाया जाता है। इतना ज्यादा टूरिस्ट इन्फ्लुएंस बढ़ गया, तो ह्यूमन इंटरफेरेंस लेस है, ये तो वैसे ही नहीं होगा। अब देखो, exotic and invasive species have not been introduced in this region. Extreme statement in itself. ऐसा possible नहीं है कि वहां कोई exotic और invasive species आया ही ना हो, introduce ही नहीं हुआ अभी तक। B, it is a confluence of a different biogeographical zones. This is right and this is right answer. कि ये बायोजियोग्राफिकल जोन्स का कॉन्फ्लुएंस है, इसी वजह से यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज्यादा है, स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। There is a concern over the increase in harmful algal blooms in the sea waters of India. What could be the causative factor for this phenomena? ये बोल रहा कि सी वाटर जो है इंडिया का, वहां एल्गल ब्लूम बढ़ गया है, ये कंसर्न है। इसके रीजन क्या है? डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम एस्चुरीज, रन ऑफ फ्रॉम द लैंड ड्यूरिंग द मॉनसून्स, अपवेलिंग इन द सीज। मतलब ज्वारंधमुख के से पोषकों का प्रसाव, मॉनसून्स में भूमि से जलवाह, एंड थर्ड इज समुद्रों में उत्प्रवाह। ये तीनों ही रीजन है, ये तीनों ही अपने साथ क्या लाते हैं? न्यूट्रिएंट्स। और जब न्यूट्रिएंट्स आएंगे तो इनके साथ क्या आएगा? वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ जाएगी, फाइटोप्लैंक्टन्स बढ़ जाएंगे, यानी कि एल्गल ब्लूम हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑल आर राइट। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड वोल्केनिक एक्शन। ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऐड करता है CO2 को कार्बन साइकिल ऑफ अर्थ में। ठीक है, ये रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। अभी थोड़े दिनों पहले, मतलब 2-3 लेक्चर पहले हमने सॉल्व करा था, आई गेस 2015 के प्रीलिम्स में ये चीज पूछ चुका है, 2011 में भी पूछा हुआ है। तो यूपीएससी में भी भाई क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से करो, यहां से ट्रेंड एनालिसिस करने की मदद करो। लेक्चर अच्छा लगे तो शेयर कर देना। फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, एंड फोर्थ इज वोल्केनिक एक्शन। ये मैं करा चुका हूं। देखो, फोटोसिंथेसिस क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड नहीं करता है, सब्ट्रैक्ट करता है। कैसे करता है? तो ये जो CO2 है प्लस H2O है, यहां से सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाता है? C6H12O6 मतलब ग्लूकोज प्लस O2 ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गया बैलेंस। इसी को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यही रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ऐड नहीं हो रही है। क्या ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ग्लूकोज ऐड हो रहा है। तो अगर फर्स्ट को तुम एलिमिनेट कर दिए, यहां से ये चला गया, ये चला गया। नाउ रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं, यानी क्या कर रहे हैं? CO2 ऐड कर रहे हैं। सेकंड तो होगा यहां से भी देखो, सेकंड दोनों में है तो सेकंड होगा। डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से क्या होता है कि CO2 निकलती है, तो ये भी होगा, एंड फोर्थ भी होगा, वोल्केनिक एक्शन भी होगा। ऑप्शन सी इज राइट, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे 2, 3 एंड 2, 4, 3 एंड 4, ये कर लो 2, 3 एंड 4।
Option C is right answer. Okay. Coming to the next question, and next is a sandy and saline area. एक sandy और saline area is the neutral habitat of an Indian animal species. The animal has no predators in that area, but its existence is threatened due to the destruction of its habitat. Which one of the following could be that animal? ये बोल रहा है कि sandy और saline area है, उसका क्या natural habitat, किसका, एक इंडियन एनिमल स्पीसीज का, उसका डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलेशन क्या हो रही है, थ्रेटेंड है, कम हो रही है. प्रेडेटर्स से दिक्कत नहीं है, ठीक, लेकिन डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट इज वन ऑफ द रीजन फॉर इट्स डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन. ये जानवर कौन सा है? तो ये इंडियन वाइल्ड एस है, जो कहां रहता है, सैंडी एंड सलाइन एरिया में, गुजरात के एरिया में, कच्छ वाला एरिया जो है वही पाया जाता है इंडियन वाइल्ड एस. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन फॉलोइंग वेज. बोल रहा है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, मानव अस्तित्व के लिए बायोडाइवर्सिटी यानी जीव विविधता कैसे आधार बनाती है. फर्स्ट इज सॉइल फॉर्मेशन. तो देखो बायोडाइवर्सिटी हेल्प करती है सॉइल फॉर्मेशन में, और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए सॉइल जरूरी है, यानी कि सही है. सेकंड इज प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन. अब देखो सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट होगा, बायोडाइवर्सिटी उसमें हेल्प करती है. कैसे? एफॉरेस्टेशन हम लोग करते हैं, मैंग्रोव्स जो है वो प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन को. तो प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन से क्या होता है, एग्रीकल्चर ज्यादा ग्रो करता है, राइट. तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस में वो भी हेल्प कर रहा है. थर्ड इज रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, है ना. बायोडाइवर्सिटी कैसे करती है मदद? डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, वेस्ट को रिसाइकल भी करवाते हैं. फोर्थ इज पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स. तो क्रॉप्स की पॉलिनेशन ये भी बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट है, और इससे भी ह्यूमन एग्जिस्टेंस में हेल्प होती है. ऑल ऑफ दीज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन इज डी इज राइट आंसर. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे एंड फॉर दिस सीरीज. Which one of the following is not a site for in situ measure method of conservation of flora? What are in situ measures? दो तरीके के कंजर्वेशन एफर्ट्स होते हैं, एक होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू. ठीक है, ये इन सीटू जो होता है वो अगर जिस स्पीसीज को कंजर्व करना है उसके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व करो. ये जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, अगर तुम वहीं पे कंजर्व करते हो तो उसको इन सीटू बोलते हैं. उसको अगर उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल के कर रहे हो, आउट ऑफ इट्स नेचुरल हैबिटेट, तो एक्स सीटू मैनेजमेंट है. अब इसके कुछ एग्जांपल होते हैं, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स. इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? बोटेनिकल गार्डन्स, राइट. अब देखो इसे पूछ रहे कौन सा नहीं है, क्या इन सीटू मेजरमेंट ऑफ मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा. बायोस्फीयर रिजर्व कहां है? इन सीटू यानी है, काट दो. बट नेशनल पार्क इन सीटू है, काट दो. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? इन सीटू है, काट दो. यानी बोटेनिकल गार्डन क्या है? एक्स सीटू मेजरमेंट है, यानी इन सीटू नहीं है. राइट आंसर इज बी. राइट आंसर इज बी. So this is all for the day and the series. We have ended this series, comprehensively covered environment and ecology, previous year's questions, and this will help you in trend analysis for UPSC CSE prelims 2022 and 2023. Thank you. Please like